हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के गुप्त साम्राज्य को लेकर के हर एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। खास करके चंद्रगुप्त प्रथम हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, या फिर समुद्रगुप्त हो, इनसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाते हैं ना। तो हम लोग पहले इसके इतिहास को समझते हैं, आखिर गुप्तों का उदय कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य से। मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है तो उसके बाद कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बन पाता है ना। छोटे छोटे बहुत सारे राजा आते हैं, छोटे छोटे साम्राज्य बनते हैं, राज्य बनते हैं, जिसमें कई रहते हैं, जैसे शक रहते हैं, पहलव रहते हैं, कुषाण रहते हैं ना। तो ये छोटे छोटे राजा यहाँ पे आकर के बनते हैं। तो सबसे अंतिम में जो आते हैं वो कुषाण आते हैं ना। तो इसी कुषाणों के ही सामंत थे गुप्त, है ना। कुषाणों के ही सामंत थे गुप्त। बाद में गुप्तों का राजवंश समाप्त होता है। उसके बाद कुषाणों का राजवंश समाप्त होता है और गुप्तों का शासन प्रारंभ होता है ना। तो यहाँ से आपको गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ हो जाता है। 4वीं सदी की ये घटना है, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य। देखिए 4वीं सदी में गुप्तों का उदय होता है ना। 4वीं सदी में गुप्तों का, 4वीं सदी का मतलब होता है 300 से प्रारंभ होगा, है ना। अगर आपसे कहा जाए 5वीं सदी तो 400 से प्रारंभ होगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि 6वीं सदी तो 5 से प्रारंभ होगा, एक पीछे रहता है ना। चलिए, तो 4वीं सदी में मतलब कि 300 के आसपास से ये गुप्तों का उदय हो जाता है। और ये स्थान गुप्तों का जो साम्राज्य रहता है वो कौन सा रहता है, कहाँ, अभी जो वर्तमान एरिया पड़ता है वो पड़ता है बिहार का और उत्तर प्रदेश, है ना। बिहार और उत्तर प्रदेश में गुप्तों का साम्राज्य फैलता है। और ये वैश्य थे, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों में विभक्त था। तो ये वैश्य कहलाते हैं। गुप्त क्या कहलाते हैं, वैश्य कहलाते हैं। और जैसा कि मैंने भी बताया कि कुषाणों के ये सामंत थे ना। कुषाणों के ये सामंत थे। तो गुप्त किसके सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है गुप्त किसके सामंत थे, तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। उसके अंतर्गत ही रह के इन्होंने काम किया और बाद में अपना साम्राज्य इन्होंने बना लिया। चलिए, अब हम लोग जो ये बातें पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, उसका कुछ तो स्रोत होगा, है ना। कहीं पे लिखा होगा, कहीं शिलालेख पे होगा, सिक्के होंगे। तो इन्हीं बातों को हम लोग देखते हैं कि आखिर गुप्त साम्राज्य के बारे में जो इतिहास लिखा गया तो उसका स्रोत क्या है। ऐसे तो कोई लिख नहीं दिया होगा ना, उसका कुछ न जानकारी का स्रोत होगा। तो उसे ही हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्रोत हैं। देखिए, और ये स्रोत बहुत सारे किताब हैं, और ये किताब आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसे हम लोगों को याद रखना है। देखिए, देवीचंद गुप्तम ने है ना, देवीचंद गुप्तम विशाख दत्त की किताब है ना। देवीचंद गुप्तम किसकी, विशाख दत्त की किताब है। ठीक है, अब देखिए कालिदास ने कौन कौन सी किताब लिखी, ये सारे गुप्त काल में लिखे गए हैं। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं। ऋतु संहार पहला है। ऋतु संहार, आपसे अगर पूछा जाए कालिदास की पहली किताब कौन सी है तो वो है ऋतु संहार। कौन है, ऋतु संहार, ये कालिदास ने लिखा है। उसके बाद एक है कुमार संभवम, ये भी कालिदास ने लिखा है। मेघदूत, ये भी कालिदास ने लिखा है। मालविकाग्निमित्र, ये भी कालिदास ने लिखा। और अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी कालिदास ने लिखा है ना। और ये कालिदास के जितने लिखे हैं सबको आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इससे आप लोग ये अच्छा से लिस्ट बनाइएगा और एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, ऋतु संहार किसने लिखा है, कालिदास ने। कुमार संभवम कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने, है ना। और मेघदूतम कालिदास ने। मालविकाग्निमित्र कालिदास ने। ये सब कालिदास की रचनाएं हैं जो कि गुप्त काल से संबंधित राजाओं का वर्णन करती है। ठीक है, चलिए अब और एक किताब है, शूद्रक ने लिखा है मृक्षकटिकम, है ना। शूद्रक ने क्या लिखा है, मृक्षकटिकम किताब है, जहाँ से गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद कुछ प्रशस्तियाँ लिखी गई है ना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। समुद्रगुप्त का एक है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग मतलब अभी इलाहाबाद जिसका नाम है ना। तो प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त का लिखा गया है। उसमें गुप्तों की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त और सारे राजाओं की जानकारी मिलती है। उसके बाद स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख से भी गुप्तों की जानकारी मिलती है। उसके बाद कुछ सिक्के हैं ना, कुछ सिक्के हैं, इन राजाओं ने अलग अलग सिक्के चलाए, उससे गुप्तों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ मंदिर हैं, इस समय मंदिर बने, उससे जानकारियाँ मिलती है गुप्तों के बारे में। कुछ मूर्तियाँ बनी, उससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ गुफाएं हैं, गुफाओं में चित्र बने हैं, उससे भी मिलती है। देखिए, जैसे है अजंता की गुफा और बाघ की गुफा, दोनों में जो चित्रकारियाँ की गई है वो गुप्त काल से संबंधित है। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, ये पूछा जाता है। खास करके ये बाघ गुफा बहुत पूछा जाता है कि बाघ की गुफा की जो चित्रकारी है वो किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है,
चलिए इतनी बातें हो गई। इसके अलावा जो है इस समय जो है बहुत सारे यात्री आते हैं, उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत मतलब कि यात्रा के बारे में जो जो बातें लिखी उसमें भी जो है गुप्त साम्राज्य का वर्णन किया है। तो ये कौन कौन है देखिए, एक है फाहियान है ना, दूसरा है वेनसांग। वेनसांग ऐसे हर्षवर्धन के शासनकाल में इनके बाद आता है, लेकिन उसने भी गुप्तों के बारे में लिखा है। एक है फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आएगा, इसे हम लोग आगे देखेंगे। चलिए इतनी बातें हो गई, देख लिया हम लोगों ने आखिर गुप्तों का इतिहास कहाँ से लिखा गया है। तो इन सब स्रोतों से जो गुप्तों का इतिहास लिखा गया, गुप्तों का इतिहास मतलब इन राजाओं ने क्या क्या काम किया, यहीं से लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य में जो जो राजा हुए उसे क्रम से देखते हैं और उन्होंने क्या क्या काम किया उसे देखते हैं। चलिए, इसका पहला शासक आता है श्रीगुप्त, है ना, पहला शासक आता है श्रीगुप्त। इसके जो है डेट जो है इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती है ना। चलिए, ये गुप्त राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन हुआ, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ, तो श्रीगुप्त, आपको याद रखना है श्रीगुप्त। और इसने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। देखिए, गुप्त साम्राज्य में जो है उपाधियाँ बहुत सारी इन्होंने धारण की और ये उपाधियों से लेकर क्वेश्चन जो है अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि महाराज की उपाधि किसने धारण की, श्रीगुप्त ने सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण किया ना। चलिए, ये हो गया आपका श्रीगुप्त के बारे में, इतना ही देखना है। इन राजाओं के बारे में ज़्यादा हम लोगों को नहीं जानना है, नहीं किताब में मिलता है, इन लोगों के इतिहास में नहीं ज़्यादा वर्णन है, ना हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना है। तो याद रखना है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त ने ही महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद जो अगला शासक आता है वो है घटोत्कच। क्या है, घटोत्कच। घटोत्कच, इसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि इतिहास में इसके लिए ज़्यादा वर्णन नहीं है। इसके बाद आता है घटोत्कच। इसकी के समय जो है राजनीतिक इतिहास जो है गुप्तों की प्रारंभ हो जाती है। इन लोगों का बस आपको क्रम याद रखना है, इससे समय घटना ज़्यादा नहीं है। पहला श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच। श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं और यहाँ से ही जो है गुप्तों का कार्यकाल जो है मतलब कि ईस्वी जो है देखने को मिलता है, यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ 319 से 350 तक जो है इसका कार्यकाल माना जाता है गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का, है ना। चलिए, गुप्त वंश का इसे जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ तो श्रीगुप्त, और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम। एकदम इसे याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए होता क्या है, 319 में जब ये गद्दी पे बैठता है ना, 319 में चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठता है, यही अब बात यहाँ पे लिखा गया। 319 में जब यह राज्याभिषेक करता है तो इस समय गुप्त संवत चलाता है ना, इसे याद रखना है। गुप्त संवत कब चलाता है, 319 ईस्वी में, और कौन चलाता है, चंद्रगुप्त प्रथम चलाता है। ठीक है, चलिए इसे याद रखना है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की सर्वप्रथम उपाधि धारण की। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा क्या, महाराज की उपाधि किसने ली, श्रीगुप्त ने, है ना। और महाराजा धीराज की सर्वप्रथम उपाधि ली चंद्रगुप्त प्रथम ने। एकदम VVI है, इसे स्टार बना के लिखना है। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही लिच्छवी दौहित्य कहा जाता है ना, लिच्छवी दौहित्य कहा जाता है। चलिए, इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का एक और खास बात है, चंद्रगुप्त जो पहला गुप्त शासक था जिसने कि चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए गुप्त साम्राज्य का पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए तो वो होगा चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी के सिक्के जारी किए। इसके बाद इसने जो है स्वर्ण के सिक्के पर अपना, है ना, स्वर्ण के सिक्के पर अपना और अपनी पत्नी कुमार देवी का नाम उत्कीर्ण करवाया या खुदवाया। क्या समझे कि इसने जो चांदी के सिक्के तो जारी किया ही, ठीक है, और स्वर्ण का जो सिक्का जो कि पहले से भी चल रहा था, लेकिन जी इसने जो अपना जो सिक्का स्वर्ण का बनवाया उसमें अपना नाम मतलब कि चंद्रगुप्त प्रथम और अपनी पत्नी कुमार देवी का नाम उस पर लिखवाया या खुदवाया। चलिए, इतनी बातें हो गई आपकी चंद्रगुप्त प्रथम की। अब हम लोग आते हैं समुद्रगुप्त, सबसे महत्वपूर्ण शासक है इसका। इसके बाद ये महत्वपूर्ण दूसरा शासक ये है। अब हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन इसे किसने कहा है, विसेंट स्मिथ ने, याद रखना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बहुत बार, कितना बार एग्जाम में पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है तो विसेंट स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है, विसेंट स्मिथ ने कहा है। अब बात उठता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा क्यों जाता है। तो समुद्रगुप्त जो है बहुत बड़ा साम्राज्यवादी शासक है ना, इसने अपने साम्राज्य को अपने कार्यकाल में सबसे बड़ा बनाया। इन सब का छोटा था लेकिन साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य जो है समुद्रगुप्त ने ही
बनाया। इसने जो है उत्तर भारत के लगभग 12 राज्यों को जीता और दक्षिण भारत के ही 12 राज्यों को जीता है ना। उत्तर भारत के 12 राज्य, दक्षिण भारत के 12 राज्य, इस तरह इसने लगभग 24 राज्यों को अपने में साम्राज्य में मिलाया, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना है। यह जो है विजेता था पूर्ण भारत का, पूरी तरह से इसने जो है विलय किया, एकीकरण किया, किसने? समुद्रगुप्त ने। चलिए ये बातें हो गई, इसे याद रखना है एकदम। भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त। चलिए अब देखते हैं समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का चर्चा, मतलब कि समय ये जो बातें लिखी गई है, उसने 12 उत्तर में जीते, 12 दक्षिण में जीते, तो इसका वर्णन कहीं तो होगा, ऐसे तो लिख नहीं दिया गया होता। इसका वर्णन जो मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति मिलता है। यहाँ हम लोगों ने देखा ना समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम इसकी चर्चा मिलती है, इसके विजय अभियानों की, ठीक है। और ये जो जिसने लिखा है, ये कौन लिखा है? ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया है ना। इसके जो है राज कवि थे समुद्रगुप्त के ही राज कवि थे हरिसेन। इन्होंने ही इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है, जिसमें इसके इस 24 विजय अभियानों का चर्चा है। 12 उत्तर भारत के, 12 दक्षिण भारत का, इसी में चर्चा। एग्जाम में पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा कहाँ की गई है, तो प्रयाग प्रशस्ति में की गई है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी किताब में भी, इसी प्रयाग प्रशस्ति में से जो है महान विजेता भी कहा गया है ना। क्या कहा गया है? महान विजेता कहा गया है, और संपूर्ण पृथ्वी का विजय करने वाला भी बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? देखिए इस प्रयाग प्रशस्ति में ही जो है सर्वप्रथम इसके 12 उत्तर 12 दक्षिण विजय अभियानों की चर्चा है, मतलब कि कहाँ कहाँ उसने विजय की, कैसे कैसे उसे विजय प्राप्त किया, उसका चर्चा है। इसके अलावा इसी में से जो महान विजेता कहा गया है और संपूर्ण पृथ्वी का विजय करने वाला कहा गया है, इसीलिए तो वीएसवी ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है। चलिए हो गए। अब हम लोग आते हैं, देखिए ये प्रयाग प्रशस्ति जो है, इसमें ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इस प्रशस्ति में किसकी किसकी जो है बातें लिखी गई है ना, किस किस राजाओं का वर्णन है। तो सबसे पहले इसका वर्णन, सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति पर जो है अशोक का वर्णन है ना, किसका? अशोक का वर्णन है। इसके बाद समुद्रगुप्त आता है, समुद्रगुप्त का उसमें वर्णन है। इसके बाद जब मध्यकाल में जाएंगे तो उसमें अकबर का वर्णन है, अकबर के शासनकाल में ही बीरबल था, बीरबल का भी उसमें वर्णन है। उसके बाद जहांगीर का भी वर्णन है ना। चलिए इतने इसको आप लोगों को याद रखना। देखिए प्राचीन काल में 2 राजा कौन कौन? सबसे पहले मौर्य काल में अशोक, दूसरा गुप्त काल में समुद्रगुप्त। उसके बाद मध्यकाल में आएंगे तो अकबर का, अकबर के शासक काल में ही बीरबल था, तो बीरबल का भी। उसके बाद जहांगीर का इसमें वर्णन है। तो याद रखना है प्रयाग प्रशस्ति में इतने लोगों का वर्णन है। अब हम लोग देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने बहुत सारी उपाधियां धारण की, और ये उपाधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार के दरोगा के एग्जाम में ही पूछा गया था कि किसे जो है अश्वमेधकर्ता कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता कहा जाता है। आपके एग्जाम में इस बार के दरोगा एग्जाम में पूछा गया था। देखिए अश्वमेध, मैं दोस्तों एक बात मैं बता दूं, आप अगर आप दरोगा के लिए पढ़ रहे हैं या फिर किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री आपको जानना है तो हमसे जो आप बेझिझक जुड़िए, है ना। हिस्ट्री आपको अगर कंट्रोल करना है तो हमसे एकदम बेझिझक जुड़िए, आपको जो कोई भी फैक्ट्स आपका नहीं छूटेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की। देखिए समुद्रगुप्त ने बहुत सारी उपाधियाँ धारण की, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहला देखिए, पहला अश्वमेध पराक्रमक, अभी मैंने बोला था अश्वमेध पराक्रमक की उपाधि धारण की, ठीक है। उसके बाद इसने पराक्रमक की उपाधि धारण की। उसके बाद इसे कविराज भी कहा जाता है ना। इसे जो है बीना बजाते हुए सिक्कों पर उत्कीर्ण किया गया है, तो इसे कविराज भी कहा जाता है। किसे कविराज, ये भी बहुत पूछा जाता है कि कविराज किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है ना। इसे जो है अप्रतिरथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रतिरथ। ये सब इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत जरूरी है। अश्वमेधकर्ता, पराक्रमक, कविराज। उसके बाद व्याघ्र पराक्रमक भी कहा जाता है। और एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में था, परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम किसने ली? तो परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम किसने ली? समुद्रगुप्त ने ली। समुद्रगुप्त का आप लोगों को 2-3 याद रखना है। एक अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की, उसे कविराज कहा जाता है, और परम भागवत की उपाधि धारण की। ये तीनों आप लोगों को एकदम याद रखना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे महान शासक अगर पूछा जाए गुप्त साम्राज्य का, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य महान के अलावा आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जरूरी है तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इसकी उपाधि है। इससे जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और हम लोगों को अच्छे तरह से इसे देखना है। चलिए अब देखिए, इसके बाद जो समुद्रगुप्त के बाद जो शासक बनता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं बनता है, उसी का भाई बनता है रामगुप्त। कौन रहता है? यहाँ शायद दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कौन होता है? रामगुप्त। कौन बनता है शासक?
समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक नहीं बनता, ये बनता है रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त रहता है वो कमज़ोर शासक रहता है, वो एक युद्ध होता है जिसमें कि वो हार जाता है और उसकी पत्नी को भी जो है वो पराजित करने वाला लेके चले जाता है। ऐसे में चंद्रगुप्त द्वितीय सामने आता है और ये तो मारा जाता है, समुद्रगुप्त रामगुप्त मारा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय सामने आता है, वो पुनः उससे युद्ध करता है और उस अपनी भाभी को छुड़ाता है और उससे बाद में शादी कर लेता है। और उसकी ये जो पत्नी रहती है रामगुप्त, वो रहती है ध्रुव देवी, है ना, क्या नाम रहता है, ध्रुव देवी। तो इसने जो है शकों के द्वारा ही जो है रामगुप्त पराजित हुआ, तो इसने जो है पुनः चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और ध्रुव देवी को छुड़ाया और इसी से इसने जो है शादी किया। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं इसने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी जो है राजधानी को परिवर्तित किया। एक पहली राजधानी तो पाटलिपुत्रा थी ही, है ना, इन सारे राजाओं की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्रा। इसने जो है उज्जैनी को पहली बार राजधानी बनाया। कहाँ, इसने जो अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया। पहली राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्रा थी, और दूसरी राजधानी किससे बनाया, उज्जैनी को इसने जो है दूसरी राजधानी बनाई। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कि इसने जब शकों को पराजित किया, किसने पराजित किया, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने। जब इसने पराजित किया, देखिए इसने कुछ काम किए। जब इसने शकों को पराजित किया तो इसे कहा जाता है सकारी। क्या कहा जाता है, सकारी, अर्थात शकों को पराजित करने वाला, इसे याद रखना है। क्या कहा जाता है, सकारी, शकों को पराजित करने वाला। इसी के बाद शकों को पराजित करने के बाद ही ये जो है विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। क्या उपाधि लेता है, ये विक्रमादित्य, जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली। और कब ली, जब इसने शकों को पराजित किया। और विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है, पराक्रम का सूर्य, है ना, पराक्रम का सूर्य। ठीक है, अब देखिए शकों को पराजित करने पर उसने जो है चांदी के सिक्के भी चलाए। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। और इसने भी जो है शकों को पराजित करके चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, अब इसने देखिए शकों को पराजित करके क्या क्या काम किया, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसे जो है शकों को पराजित करने के कारण इसे सकारी कहा जाता है। इसने जो विक्रमादित्य मतलब कि पराक्रमक का सूर्य का उपाधि धारण किया। उसके बाद जो है चांदी के सिक्के भी चलाए। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब हो गई। इसके समय जो एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि फाहियान आता है। फाहियान कहाँ का यात्री है, चीन का यात्री। और इसके किताब का नाम क्या है, फुकोची, है ना, क्या है, फुकोची। याद लिख लेना आप लोगों को, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, फुकोची, है ना, फुकोची। फाहियान किसके समय आता है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है। और वेनसांग हर्षवर्धन के समय आता है। ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, उसे बाद में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फाहियान किसके समय आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। और इसकी किताब का नाम क्या था, फुकोची। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या क्या और नाम दिया गया है और क्या क्या उपाधि। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, देखिए पहले इसे कहा जाता है देवगुप्त, इसका अन्य नाम है। इसे देवराज कहा जाता है, इसे देवश्री भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को इसे जो देवगुप्त कहा जाता है, देवराज कहा जाता है और देवश्री कहा जाता है। ये इसका उपनाम है। ठीक है, अब इसकी उपाधियाँ देखते हैं क्या क्या है। चंद्रगुप्त द्वितीय उपाधि, एक पहला उपाधि हम लोगों ने देख लिया विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि क्यों लिया था इसने, शकों को पराजित करने के कारण। अब इसकी उपाधियाँ देखिए क्या क्या है। एक उपाधि है विक्रमांक की उपाधि लेता है, परम भागवत की उपाधि लेता है। ठीक है, इसे याद। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन, परम भागवत यहाँ भी है, परम भागवत यहाँ भी है। अगर आपसे पूछा जाए परम भागवत की पहली बार उपाधि किसने ली, तो समुद्रगुप्त ने ली, है ना, समुद्रगुप्त ने यहाँ परम भागवत की। अगर आपसे नॉर्मल ऐसे पूछ लिया जाए कि समुद्रगुप्त की उपाधि किसने ली, तो मतलब कि विक्रमादित्य परम भागवत की उपाधि किसने ली आपसे पूछा जाता है, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। या तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय मिलेगा या समुद्रगुप्त मिलेगा। सही है, एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि दोनों दे दीजिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए, परम भागवत की उपाधि इसने ली, परम भागवत की उपाधि इसने भी ली। अब आते हैं एक अगला शासक आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त एक चीज़ के लिए फेमस है, इसी के समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय बना था। किसके समय, कुमारगुप्त के समय। अब देखिए कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना उपाधियाँ, ये जो है पूरा कार्यकाल उपाधि के लिए ही फेमस है, उपाधि से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। कुमारगुप्त को क्या कहा जाता है, महेंद्रादित्य कहा जाता है। और इसके समय खासियत क्या है कि सर्वाधिक अभिलेख जो लिखे गए हैं इसी के समय लिखे गए हैं। किसके समय, कुमारगुप्त के समय सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए हैं। इसके समय जो है कई सारे अभिलेख लिखे गए, जैसे समुद्रगुप्त के समय प्रयाग प्रशस्ति थी, वैसे ही इसके समय सर्वाधिक लिखे गए। सर्वाधिक में कुछ दो चार इंपॉर्टेंट, जैसे एक है बिलसड़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख, बिलसड़ अभिलेख किसका है,
कुमारगुप्त का, याद रखना, इसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है मंदसौर अभिलेख, किसका है? कुमारगुप्त का। एक है करमंडला, करमंडला है ना, उसे अगर आप छोड़ भी देते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन इन दोनों को आपको याद रखना है। कौन कौन? कुमारगुप्त के समय ही है बिलसाड़ अभिलेख और मंदसौर अभिलेख, किसके हैं? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को क्या कहा जाता है? महेंद्रादित्य कहा जाता है, और इसी के समय सर्वाधिक अभिलेख भी मिले हैं। अब देखिए, इसने जो है मयूर के सिक्के चलाए। मयूर के सिक्के का तात्पर्य क्या है? इनके सिक्के पर जो है मयूर का चित्र बना हुआ था। इससे पहले जो शासक होते थे उनके जो सिक्कों पर क्या होता था? गरुड़ का बना रहता था। क्या चीज़ का? गरुड़ का बना होता था। गरुड़ जो है इनकी जो है राज्य चिन्ह भी होते थे, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। गरुड़ किसकी राज्य चिन्ह थी? गुप्तों की राज्य चिन्ह होता था गरुड़। लेकिन कुमारगुप्त ने जो मयूर का सिक्का चलाया ना, उसके सिक्के पर मयूर का चित्र अंकित था। और मैंने पहले ही बताया, इसके समय जो क्वेश्चन बनता है, एक नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? तो कुमारगुप्त ने बनाया, जिसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड और महायान कहा जाता है ना, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान शाखा कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है महायान शाखा से ये संबंधित है। हीनयान महायान बौद्ध धर्म में हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये महायान शाखा से संबंधित है। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अब इसकी उपाधि देखते हैं। मैंने बोला ना, ये पूरा ही जो सारा उपाधि ही बहुत सारा है, और उपाधि से क्वेश्चन इसीलिए बनता है यहाँ पे। देखिए उपाधि अब इसने क्या लिया कुमारगुप्त ने, इसे जो है श्री महेंद्र कहा जाता है। इसका याद करना आसान है, देखिए एक याद कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता है ना, यहाँ पे महेंद्र हो गया, इसी से मिलता जुलता यहाँ भी है। इसे श्री महेंद्र भी कहा जाता है और महेंद्र अश्वमेघ भी कहा जाता है। ठीक है, अश्वमेघ कर्ता की उपाधि किसने ली? समुद्रगुप्त ने ली। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्कंदगुप्त। इसके बाद एक शासक आता है, कौन? स्कंदगुप्त एक शासक आता है। स्कंदगुप्त के बारे में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसी के समय जो सर्वप्रथम हुनों का आक्रमण हुआ था ना, हुन एक जनजाति थी जो कि भारत पर आक्रमण किया था। तो इसने जो स्कंदगुप्त ने सर्वप्रथम, स्कंदगुप्त के समय ही सर्वप्रथम हुनों का आक्रमण हुआ था। और गुप्तों के पतन में जो महत्वपूर्ण कारण हुनों का आक्रमण भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि बाद में जो शासक कमज़ोर होते जाएंगे और हुन जो है इनके आक्रमण से जो है, हुनों के आक्रमण से ये और कमज़ोर हो जाएंगे। तो स्कंदगुप्त के समय सर्वप्रथम हुनों का आक्रमण हुआ था। और स्कंदगुप्त का ही जूनागढ़ अभिलेख है। कौन सा है? स्कंदगुप्त का ही जूनागढ़ अभिलेख। वैसे मैं अभिलेखों का एक अलग से आपको चार्ट बना के दे दूंगा, वहाँ आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ बस ऐसे देख लीजिए आप लोग। तो स्कंदगुप्त के समय ही सर्वप्रथम हुनों का आक्रमण हुआ था। और स्कंदगुप्त के समय ही जूनागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त को ही हम सक्रादित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रादित्य। आप बताइए कि सकारी किसे कहते हैं? सकारी कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, और स्कंदगुप्त को क्या कहते हैं? सक्रादित्य कहते हैं। ये कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए याद रखना है दोस्तों। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप हमसे हिस्ट्री में जुड़ते हैं तो आपको जो है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए आपको मैं घोर के हिस्ट्री को पिला दूंगा, एकदम आपको कंठस्थ होगा हिस्ट्री। चलिए, तो स्कंदगुप्त को क्या कहा जाता है? सक्रादित्य कहा जाता है। स्कंदगुप्त को सक्रादित्य और सकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, अब एक शासक आता है भानुगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद जो है कई छोटे छोटे शासक आते हैं, लेकिन ना उसके इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी है, ना हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना है। तो एक छोटा शासक आता है भानुगुप्त। भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख, इसे बहुत ही याद रखना, ये इसे VVI कर लेना है, स्टार बना के लिखना है आपको। भानुगुप्त का ही एरन अभिलेख है। और एरन अभिलेख में ही सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। सती प्रथा क्या होता है? सती प्रथा होता है कि औरतें जो होती है सामूहिक रूप से जो है अग्नि में कूद करके अपना जो है जान प्राण को त्याग देती है, उसे हम सती प्रथा कहते हैं। सती प्रथा हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे, राजपूत काल में अच्छे से पढ़ेंगे कि ये सती प्रथा क्या होता था। स्त्रियाँ जो है सती हो जाती थी, उसे कहा जाता है सती प्रथा। ठीक है, चलिए, भानुगुप्त का एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और अंतिम शासक होता है विष्णुगुप्त थर्ड। कौन होता है अंतिम शासक? गुप्तों का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थर्ड, याद रखना है। कौन? विष्णुगुप्त थर्ड। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये गुप्त साम्राज्य के जितने सारे फैक्ट्स थे आज आपके ख़त्म हो गए हैं। इससे एक वीडियो इस पर और बनेगा, क्योंकि इससे जो है इसका शासन प्रशासन के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी इसके बारे में भी बाकी है। सही है, चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो अपने परिवार को इसमें बड़ा कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, इससे जो है जोड़िए, है ना। बस इतना ही कहूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।